बंसी सोकर उठा ही था। तभी उसकी पत्नी उससे बोली, वैसे तो तुम बड़े कंजूस हो, लेकिन सोने में तो तुम बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करते। अरे साफ साफ बताओ क्या कहना चाहती हो। देखो, अगर तुम कोई सामान बताने वाली हो तो मैं 1 रुपया भी खर्च नहीं करने वाला बता रहा हूँ। मैं तुम्हारा कोई खर्चा नहीं करवाने आई, बस बाहर तुम्हारे इंतजार में पंचायत बैठी हुई है। पंचायत? और मेरे घर में? अरे मैं क्या गांव का सरपंच हूँ जो पंचायत मेरे घर के बाहर बैठी हुई है? आप खुद ही जाकर देख लीजिए ना। बंसी अपने घर के बाहर आ गया। बाहर गांव का मुखिया, एक वकील और कुछ गांव वालों के साथ बैठा हुआ था। बंसी मुखिया की ओर देखकर बोला, देखो मुखिया जी, अगर आप चंदा लेने के इरादे से आए हो तो इसी समय वापस लौट जाओ। मैं फिजूल खर्च नहीं करता। जानता हूँ बंसी, अरे तुम तो पानी पीने में भी कंजूसी करते हो तो चंदा क्या खाक दोगे? वो सब छोड़ो मुखिया जी, ये बताओ ये पंचायत यहाँ पर क्यों जमा रखी है? अब शहर से एक वकील साहब आए हैं और उन्होंने ही हम सबको इकट्ठा किया है। बोल रहे हैं कि उनके पास तुम्हारी संपत्ति की, जो तुम्हारे पिता ने तुम्हारे नाम की है, एक अहम सूचना है। ये सुनकर बंसी बुरी तरह से चौंकता हुआ वकील की ओर देखकर बोला, अब कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं पहचानता। और तुमने इन गांव वालों को मेरे घर के बाहर इकट्ठा क्यों किया हुआ है? वकील मुस्कुराता हुआ बंसी की ओर देखकर बोला, देखो बंसी भैया, मैं एक वकील हूँ। कोर्ट से मुझे जो आदेश मिला है मैं उसका पालन करने यहाँ पर आया हूँ। कोर्ट? आदेश? क्या बक रहे हो तुम? सुनो बंसी, तुम्हारे पिता ने मरने से पहले एक दूसरी वसीयत बनवाई थी। उस वसीयत के मुताबिक तुम्हारा एक छोटा भाई भी है। ये सुनकर वहाँ बैठे सभी लोग चौंक पड़े। अब क्या बात कर रहे हो वकील साहब? बिल्कुल सही कह रहा हूँ। अगर ऐसी बात है तो पिताजी ने ये बात गांव वालों से क्यों छुपाई है? और तो और मैं तो उनका बेटा हूँ, मुझे तो बताते। अरे मेरी माँ ने सिर्फ एक ही संतान जन्मी थी और वो मैं हूँ। तुम्हें शायद इसलिए नहीं बताई होगी कि उन्हें अंदाजा लग गया होगा कि तुम एक नंबर के नकारा और बेकार व्यक्ति हो। और रहा सवाल तुम्हारी माँ का, तो वो तो तुम्हें पैदा करके जीवन भर रोती रही होंगी। आखिरकार उसने संसार की सबसे बड़ी गलती जो की थी। पहेलियां मत बुझाओ वकील साहब, साफ साफ बोलो। देखो बंसी, वसीयत के मुताबिक तुम्हें अपने छोटे भाई को ढूंढना होगा। तुम्हें अभी इसी समय इस घर को छोड़कर जाना होगा। अगर 3 दिन के अंदर तुम अपने भाई को नहीं ढूंढ पाए तो ये सारी संपत्ति सरकारी ट्रस्ट में चली जाएगी। अरे ऐसे कैसे चली जाएगी? तभी वहाँ पर पुलिस की एक जीप आकर खड़ी हो गई। वकील मुस्कुराता हुआ बंसी की ओर देखकर बोला, बंसी, तुम्हारी जानकारी के लिए तुम्हें बता दूं कि तुम्हारा सौतेला भाई सिर्फ 1.5 फुट का है और उसकी आंखें किसी धूर्त बिल्ली की तरह हैं। अरे उसकी कोई तस्वीर तो होगी? नहीं, उसकी कोई तस्वीर वस्वीर नहीं है। इन पुलिस वालों को देख रहे हो? अगर तुम अपने सौतेले भाई को नहीं ढूंढ पाए तो ये मार मार कर तुम्हें धक्के देकर तुम्हारे ही घर से बाहर निकाल देंगे। तुम्हारा समय शुरू होता है अभी से। बंसी ये सुनकर अपना सर पकड़कर बैठ गया और मन ही मन बोला, हे भगवान, ये बैठे बिठाए क्या गांठ लग गई। तभी बंसी की पत्नी वहाँ आकर बंसी से बोली, बोला था ना कि धर्म कर्म में कुछ रुपए खर्च किया करो, मगर तुम्हारा तो बस चले तो तुम अपना ही शरीर का मैल भी किसी को ना दो। अब जाकर ढूंढो अपने सौतेले 1.5 फुटिए भाई को। बंसी चुपचाप अपने घर से बाहर चला गया। और एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने आप से बोला, मेरे पिता ने भी कितना मूर्खता भरा काम किया है। एक तो मेरे सर पर सौतेले भाई को बैठा दिया, वो भी 1.5 फुटिया, और ऊपर से उसकी कोई तस्वीर भी नहीं है। अरे आखिर इतनी बड़ी दुनिया में उसे कहाँ ढूंढूं? तभी बंसी की नजर एक पेड़ के नीचे एक नाटे पर पड़ी जो कि आराम से अमरूद खा रहा था। बंसी उसे गौर से देखता हुआ अपने आप से बोला, इसका तो हुलिया बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि मेरे पिता ने वसीयत में दिखाया है। क्यों ना मैं इसे ही अपने गांव ले चलूं? वैसे भी मेरे 1.5 फुटिए भाई की कोई तस्वीर तो है नहीं।
बंसी चुपचाप उस नाटे व्यक्ति के पास जाकर बोला, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम गबरू है, लेकिन तू क्यों पूछ रहा है मुझसे? अबे अबे कौन है बे तू? मेरा नाम बंसी है। अच्छा, तो तू वही बंसी है जिसके कंजूसी के चर्चे न्यूज में और अखबारों में छपते रहते हैं ना? मेरा एक काम करोगे? अबे ओ लपड़ झंडू, अबे मैं किसी का मुफ्त में कोई काम नहीं करता, समझा? बंसी रोते हुए गबरू को सारी घटना बताते हुए बोला, अगर 3 दिन तक मैंने अपने नाटे भाई को नहीं ढूंढा तो मेरी सारी संपत्ति मेरे हाथ से चली जाएगी। अबे वैसे भी तेरी संपत्ति किस काम की है? तू संपत्ति में से कुछ खर्च तो करता है नहीं है? तुझे शायद पता नहीं है कि तू धरती पर एक बोझ है, बोझ, समझा? मेरी मदद करो, तुम मेरे सौतेले नाटे भाई बनकर मेरे साथ चलो। अबे बोला ना, अबे मैं मुफ्त में कोई काम नहीं करता बे। इसके बदले तुम मुझे क्या दोगे बताओ? बंसी अपनी जेब से 10 रुपए का नोट निकालकर गबरू के हाथ में पकड़ाता हुआ बोला, अब मेरे दोस्त, ये 10 रुपए मैंने 10 महीने से संभाल कर रखे थे, इसे तुम रख लो। ये रुपए मैं तुम्हें अपने कलेजे पर पत्थर रखकर दे रहा हूँ। गबरू उस नोट को बंसी के मुंह पर मारता हुआ बोला, अब अपने सीने पर रखे हुए पत्थर को सीने पे ही मार दे, सारी दुनिया का भला हो जाएगा। पूरे 5 लाख रुपए लूंगा। अगर तैयार हो तो बोलो, नहीं तो जाकर अपना रास्ता नापो, समझे? गबरू की बात सुनकर बंसी गहरी सोच में डूबते हुए अपने आप से बोला, फिलहाल तो इसे साथ ले जाने में ही मेरी भलाई है, बाकी बाद में देख लेंगे। इतना तो तय है कि काम होने के बाद इस नाटे को एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। बंसी गबरू की ओर देखकर बोला, अब मुझे मंजूर है। हाँ तो फिर आप देर किस बात की है मेरे बड़े भाई, चलो। बंसी गबरू को सीधे अपने घर लेकर चला गया और वकील सहित सारे गांव वालों को एकत्रित करते हुए बोला, वकील साहब, पिताजी की वसीयत के मुताबिक मैंने अपने भाई को ढूंढ लिया है। ठीक से देख लीजिए, 1.5 फुट से ज्यादा का नहीं है और इसकी आंखें भी किसी धूर्त बिल्ली की तरह हैं। वो तो मैं इसे पहली ही नजर में देखकर पहचान गया था। अब मैं आगे की वसीयत पढ़ता हूँ। अबे ये क्या बकवास कर रहा है वकील? आगे की वसीयत से तेरा क्या मतलब है? वसीयत में लिखा है कि जब बंसी अपने छोटे भाई को ढूंढने में कामयाब हो जाए तब आगे की वसीयत सुनाई जाए। हाँ, जल्दी बोलो, हम सभी काम धंधे वाले लोग हैं भाई। वसीयत के मुताबिक बंसी को 6 महीने अपने छोटे भाई को अपने पास रखना होगा और उसकी देखभाल अपनी संतान की तरह करनी होगी। और इन 6 महीनों में जितना अधिकार बंसी का होगा उतना ही अधिकार बंसी के सौतेले भाई का होगा। अगर बंसी ने उसे घर से बाहर निकालने की कोशिश की तो ये वसीयत ट्रस्ट के नाम चली जाएगी। इतना बोलकर वकील वहाँ से चला गया। मुखिया बंसी की ओर देखकर बोला, अब बंसी ध्यान रखना, कोई भी ऐसा काम मत करना कि तुम्हारा छोटा सौतेला भाई तुम्हें छोड़कर चला जाए, नहीं तो तुम सड़क पर आ जाओगे। और वैसे तो तुम्हारा बस नहीं चलता, नहीं तो तुम सड़क पर ही रहने लगो, है कि नहीं? मुखिया वहाँ से चला गया। तभी गबरू इठलाता हुआ घर के अंदर घुस गया और बंसी की पत्नी से बोला, खाने में क्या भाभी? मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। 2 दिन पहले 200 ग्राम आलू आए थे, वहीं पके हुए रखे हैं। 200 ग्राम आलू? अरे इतने से आलू तो चखने में निकल जाते हैं। तभी वहाँ पर बंसी आ गया। गबरू बंसी की ओर देखकर बोला, ओ बड़े भैया ओ, मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है, जाओ जल्दी से बाजार से फिश चिकन लेकर आओ, आज मेरा नॉनवेज खाने का बहुत मूड हो रहा है, समझे? ये सुनकर बंसी को चक्कर आते हुए महसूस होने लगे। अबे 1.5 फुटिए, क्यों मेरा बेड़ा गर्क करने में तुला हुआ है? इतना सारा खाना तो इंसान सारे जीवन में नहीं खा पाता, और जो खाता है वो मेरी नजर में इंसान ही नहीं है। ओ देखो बड़े भैया अगर तुम अपन की मांगे पूरी नहीं करोगे ना तो अपन यहाँ से चला जाएगा, समझे? उसके बाद तुम्हारा ये घर भी तुम्हारे हाथ से जाएगा और तुम्हारी सारी संपत्ति भी तुम्हारे हाथ से जाएगी। और फैसला तुम्हारे हाथ में, बता दो। ये सुनकर बंसी मजबूर होकर चुपचाप बाजार से जरा सा चिकन और मछली ले आया
इतना कम चिकन और मछली देखकर गबरू बुरी तरह से क्रोधित होकर बंसी से बोला, अबे ये क्या उठा कर ले आया बे? तुम मुझसे किस तरह से बात कर रहे हो? कुछ देर पहले तो तुम मुझसे बड़ा भाई कहकर बात कर रहे थे। अबे तूने जो काम किया ना, मन करता है कि ये कंटाप तेरे गाल पे खींच के मार दूं हैं। मैंने तुझे चिकन और मछली लाने को कहा था ना बे? हाँ तो वही तो लेकर आया हूँ। गबरू चिकन की ओर देखकर बोला, अबे ये क्या है बे? चिकन की सिर्फ एक टेढ़ी टांग है। अबे ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी अपाहिज मुर्गे की हो। अबे मुर्गा भी तेरी ही तरह नाटा था। अबे ओ बकवास बंद कर, समझा? और ये मच्छी, अबे इससे ज्यादा बड़ी मछलियाँ तो लोगों के घर के शीशे में होती हैं। अरे केवल तुम ही तो खाओगे। अबे हाँ मैं ही खाऊंगा। जाओ जाकर अभी दोबारा जाओ और बहुत सारा चिकन और मछली लेकर आओ। वो क्या है ना कि मुझे भूख जरा ज्यादा लगती है, समझे? चलो जाओ। बंसी मजबूर होकर दोबारा ढेर सारा चिकन और मछली ले आया। कुछ देर बाद गबरू बंसी की पत्नी के साथ चिकन और मछली का आनंद उठा रहा था। बंसी की पत्नी खाते हुए गबरू से बोली, तुम दोनों भाइयों में कितना अंतर है? मैं समझा नहीं भाभी। अरे एक मेरे पति हैं, एक नंबर के कंजूस, और एक तुम हो। तुम्हें पता है ना, पूरे 10 वर्ष बाद मैं मच्छी और चिकन का स्वाद चख रही हूँ। सच तो ये था कि मैं तो भूल ही गई थी कि इनका स्वाद कैसा होता है। टेंशन मत लो भाभी, अपन यहाँ आ गया। अभी कल मेरे दोस्त भी आने वाले हैं, समझी? फिर तो मजा आ जाएगा। कल खाने में क्या बनवाओगे? मैं सब बनाना जानती हूँ। तभी बंसी गुस्से से वहाँ आकर बोला, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? कल तुम्हारे 2 दोस्त भी आने वाले हैं? हाँ वो कल आने वाले हैं और उनका खाने का इंतजाम भी तुम्हें ही करना है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी तिजोरी की चाबी कहाँ रखी है? ये सुनकर बंसी बुरी तरह से क्रोधित होकर बोला, तिजोरी की चाबी तू क्यों मांग रहा है बे? अबे ओ, अपन तेरा छोटा भाई, समझा? वसीयत के मुताबिक 6 महीने तक अपन तेरे से जो बोलेगा तेरे को करना पड़ेगा। और अगर तू नहीं करेगा ना तो आज ही मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा, समझ गया? और अगले दिन फिर तुझे यहाँ से बाहर निकाल देंगे। बंसी ने डरते हुए तिजोरी की चाबियां गबरू को पकड़ा दी। गबरू बंसी से बोला, अबे ओ ध्यान से मेरी बात सुन। कल मेरे दोस्त संपत और कप्ता यहाँ आने वाले हैं। उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, समझे? अगर भूल से भी तूने कंजूसी दिखाई ना तो तेरी वाट लगा दूंगा। अगले दिन संपत और कप्ता बंसी के घर पहुंच गए। संपत और कप्ता को देखकर गबरू खुश होता हुआ बोला, अबे यार भाई, तुम दोनों को आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना यार भाई? कोई तकलीफ नहीं हुई। संपत भाई सही कह रहे हैं गबरू, हमें हमारा हिस्सा लेने के लिए यहाँ आना ही था। ये सुनकर गबरू बुरी तरह से घबरा गया और बंसी बुरी तरह से चौंक पड़ा। क्या कहना चाहते हो तुम? अबे अरे कुछ नहीं, वो सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि एक दोस्त के प्यार के हिस्से के लिए तो उन्हें यहाँ आना ही था। गबरू सही कह रहा है। अबे इन दोनों का बिस्तर मेरे कमरे में लगवा दो बड़े भैया। बंसी चुपचाप वहाँ से निकलकर अपने आप से बोला, मुझे तो अब कोई गड़बड़ लग रही है। मुझे इन तीनों पर नजर रखनी चाहिए। रात को बंसी कमरे के बाहर उन तीनों की चुपके से बातें सुनने लगा। कमरे में गबरू, संपत और कप्ता एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। ए संपत भाई, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, जैसा तुमने कहा था वैसे ही हो रहा है। बकवास बंद कर गबरू, सारी प्लानिंग हमारी थी। हमने ही तुझे बताया था कि ये बंसी सारे गांव में कंजूस के नाम से मशहूर है, समझा? और वो वकील और पुलिस वाले, उन सब का सेटअप भी मैंने ही किया था। वो सब फर्जी थे। हमें हमारा हिस्सा दे और हमें यहाँ से चलने दे, समझा? अरे यार, मुझे यहाँ आए हुए सिर्फ 1 दिन ही तो हुआ है। अबे कुछ दिन रुको, मैंने बंसी से तिजोरी की चाबी ले ली है। मौका देखकर मैं सारी तिजोरी साफ कर दूंगा, समझे? नहीं, सारी तिजोरी तुझे आज ही साफ करनी है। संपत भाई सही कह रहे हैं गबरू। उस फर्जी वकील को और पुलिस की वर्दी पहने हुए उन गुंडों को हमें हिस्सा देना है बे। ये सुनकर बंसी अपना सर पकड़कर बैठते हुए बोला, हे भगवान, इसका मतलब है कि ये तीनों ठग हैं। बंसी तुरंत मुखिया के घर चला गया। इतनी रात को बंसी को देखकर मुखिया बोला, क्या बात है बंसी, क्या हुआ? बंसी सारी घटना बताते हुए मुखिया से बोला,
मुखिया जी मेरी मदद कीजिए। अबे निकल यहाँ से कंजूस कहीं के। हैं? तेरी कौन मदद करेगा बे? जब भी तेरे पास चंदा लेने आया हूँ तूने अपमानित करके भगा दिया। ऐसा जुर्म मत करो, मेरी बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे, मैं अकेला उन सबका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। अबे वैसे भी वो बेचारे भूखे ही मरते हैं, ना तो तू खाता है और ना तो उन्हें खाने देता है। मुखिया जी आखिरी बार मेरी मदद कर दीजिए, मैं वचन देता हूँ कि मैं कंजूसी छोड़ दूंगा। अबे ऐसा तू 550 बार बोल चुका है तो 551वीं बार भी मेरी बात का विश्वास कर लीजिए। मुखिया को बंसी पर तरस आ गया। ठीक है चलो। गबरू संपत और कपटा के साथ बंसी की तिजोरी खोल ही रहा था कि तभी मुखिया तेज आवाज में बोला, तुम सबका भेद खुल चुका है। बंसी ने सारी सच्चाई अपने कानों से सुन ली है। ये सुनकर गबरू संपत और कपटा बुरी तरह से घबरा गए। उन तीनों ने जैसे ही पलटकर देखा तो सामने गांव वाले लाठी और डंडे लेकर खड़े हुए थे। गबरू संपत और कपटा की ओर देखकर बोला, अबे मूर्खो, अबे इसीलिए मैं कहता था कि कुछ दिन रुक जाओ, लेकिन नहीं, तुम्हें सारा का सारा पैसा अभी चाहिए था। अब ले लो पैसा। लगता है मेरा अमीर बनने का सपना अधूरा रह जाएगा। मुखिया चीखते हुए गांव वालों से बोला, देखते क्या हो, मारो इन सबको। गांव वाले लाठी और डंडे लेकर गबरू संपत और कपटा की ओर दौड़ पड़े। वो तीनों बड़ी मुश्किल से जान बचाकर वहां से भाग गए।